बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में हारून शीर साहब तो हमारे हमरा मौजूद होंगे, मगर इसके साथ साथ मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, खुशी की बात है कि सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार शाहीन सहबाई साहब एक लंबे अरसे के बाद प्रोग्राम मुकाबिल में आज हमारे साथ मौजूद होंगे। सर बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आज प्रोग्राम मुकाबिल में जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं इसमें मौजूदा हुकूमत के हवाले से बात होगी कि ऐसे में जब मौजूदा हुकूमत ये वाज़ेह कर चुकी है कि तमाम मुल्क के जो इदारे हैं वो हमारे साथ जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में अपोजिशन क्या कोई करिश्मा दिखा पाएगी? इसके ऊपर मैं बड़ी तफसील के साथ बात करूंगी पॉलिटिक्स से मुतालिक, मगर इसके साथ साथ कराची शहर के हवाले से भी खुसूस तौर पर गुफ्तगू होगी, जिसमें ऐसा महसूस होता है कि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान ठन चुकी है कराची शहर को लेकर, क्योंकि अलग सूबे का जो मामला है, एक नई कश्मकश का आगाज तो हो गया, मगर अब इस आगाज के बाद इसका अंजाम क्या होगा, इसके ऊपर भी मैं तजिया हासिल करने की कोशिश करूंगी। जिस तरह से मैंने पहले इब्तदाई में बताया, एक जानिब तो हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि वो बड़ी मजबूत है, जमहूरी हुकूमत है, तमाम इदारे उनके साथ खड़े हैं, मगर ऐसे में सिर्फ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब की बात कर लेते हैं तो वहां पर बाबू हुकूमत के ऐसा लगता है कि कंट्रोल में नहीं है। मुसलसल नजर आ रहा है कि उखाड़ पिछाड़ होती चली जा रही है पंजाब के अंदर। ये उखाड़ पिछाड़ मौजूदा हुकूमत को क्या कमजोर कर रही है, इसके ऊपर भी तफसील से बात होगी, मगर इसके साथ साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और खासतौर पर अमेरिका के हवाले से सहबाई साहब चूंकि हमारे साथ मौजूद है, इनका तजिया हासिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहां की जितनी अहम खबरें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए, तजिया पहुंचाया जाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम खबर है, एक तरफ बड़ा क्रेडिबल नाम है जुल्फिकार चीमा साहब का भी, वो सीनियर पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, बड़े क्रेडिबल रह चुके हैं उनके अगर रिकॉर्ड की बात करते हैं, मगर दूसरी जानिब IG पंजाब इनाम गनी साहब भी हैं जिनके क्रेडिबिलिटी के हवाले से भी बड़ी बातें की जाती हैं। IG पंजाब इनाम गनी ने साबिक पुलिस ऑफिसर जुल्फिकार चीमा साहब को 500 मिलियन रुपए का जो है हद की इज्जत का नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस की वजह क्या है, इसका जवाब उन्होंने क्या दिया, क्या ये एक लीगल बैटल शुरू हो जाएगी, कानूनी जंग शुरू हो जाएगी, इसका अंजाम क्या निकलेगा मुल्क के हवाले से, इसके ऊपर बात करूंगी। साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर जिस तरह से मैंने बात की है मौजूदा हुकूमत के हवाले से, पहले मौलाना साहब कुछ दबे से थे, अब ऐसा महसूस होता है कि नवाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, सिर्फ शक्लें बदल गई हैं, अल्फाज शायद एक जैसे हो गए हैं। कोई करिश्मा होगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि 11 तारीख से बाकायदा ये अपना पावर शो करने जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि दोनों के मामलात कदरे अलग हैं। नवाज शरीफ साहब का मसला यह है कि उन्होंने मिन्नत समाजे जितनी कर सकते थे की, जितना समझौता कर सकते थे किया, एक भाई को इसी काम पे लगाया रखा, और भी लोग, जुबैर साहब भी, बहुत से लोग ये काम करते रहे, आखिरकार वो थक गए। अब उनका खेल ये है कि किसी न किसी तरह अदलिया में भी तकसीम की जाए, इसका उन्हें तजुर्बा भी है, सज्जाद अली शाह का वाक़या आपको याद होगा, फौज में भी तकसीम की जाए। देखिए, उसने कहा था सदर गुलाम इसहाक खान ने जनरल काकड़ से कि 52 ऑफिसर्स ब्रिगेडियर एंड अबव को इसने ब्राइब करने की कोशिश की, उन्होंने भी एक गाड़ी की पेशकश की थी जनरल। तो फौज के अंदर भी इनकी कोशिश है तकसीम हो। परवेज रशीद ने एक कल और एक आज मैसेज किया है, मैं तो उसे दोहराना भी पसंद नहीं करता, सिर्फ आपको याद दिलाता रहता हूँ कि ये वही शख्स है जिसने कभी तहरीक पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म के हक में एक लफ्ज नहीं कहा। दूसरे उनके एडवाइजर वो बज़ाहिर खामोश रहते हैं, लेकिन वो काफी करीब हैं, वो तालीफ बने हुए हैं। अच्छा, इनकी ख्वाहिश ये है कि अब और कुछ नहीं होता तो अफरा तफरी हो। मौलाना की सल्तनत उनसे छिन चुकी है और उनका कोई इम्कान नहीं है कि वो पख्तूनख्वा में दोबारा हुकूमत बना सकें, जिसका 2013 में ख्वाब देखा। इस दफा तो बिल्कुल ही बहुत ही तबाही आई और बहुत बुरी तरह इंतकाम का जज्बा उन पर सवार है। इमरान खान साहब का भी आपको पता है बिल्कुल लिहाज नहीं करते। तो ये एक खेल तो अब शुरू हो गया, और इमरान खान साहब ने अगर इसमें कोई गलती की तो मुनासिब नहीं होगा। जैसे यूब खान ने बहुत से लोग गिरफ्तार किए, भुट्टो साहब ने किए, फिर मुशर्रफ के जमाने में तकरीबन यही सूरत हाल हुई कि बहुत सी पाबंदियां लगी, तो ये कोई ठीक नहीं होगा। लेकिन बहरहाल फौरी तौर पर तो इनकी कामयाबी का कोई मुझे नजर नहीं आता इम्कान। अपना पूछें, ठीक है, सहबाई साहब से पूछ लेते हैं, मोहतरम से पूछें कि इनकी राय क्या है। ये सिर्फ आपने कहा सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
ये सिर्फ सीनियर जर्नलिस्ट नहीं है, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एडिटर्स इन द। बिल्कुल, मैं एतराफ करती हूँ, हम बहुत एहतराम। बिल्कुल, बड़ी बड़ी सहाफत का बहुत बड़ा नाम है। मैंने इसीलिए कहा कि बड़ा मेरे लिए इज्जत की बात इस प्रोग्राम के लिए एक लंबे अरसे के बाद शाहीन साहब भाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपने हारून साहब की गुफ्तगू सुनी है। एक तरफ तो मरियम साहबा भी इस खदशे का इजहार कर रही हैं और बाकायदा कह रही हैं कि हो सकता है उनकी गिरफ्तारी हो जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पावर शो करने के लिए तैयार हैं। कल कहा जा रहा है शहबाज साहब के लिए जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर एहतजाज किया जाएगा। अगर मरियम साहबा के हम इर्द गिर्द देखते हैं तो सिर्फ मुजाहिमती किरदार हैं जो हमें नजर आते हैं। मुजाहिमत का कोई बेनिफिट मिल सकेगा जबकि हुकूमत में मुकम्मल तैयार है? बहुत शुक्रिया आपका और हारून साहब का, आपने बड़े तारीफी कलमात कहे, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, जैसा कि हारून साहब ने कहा कि इनके पास अब डेस्परेशन के सिवा और कन्फ्रंटेशन के सिवा और लड़ाई करने के सिवा और कोई रास्ता रहा नहीं है। और जितनी ये लड़ाई तेज करते जा रहे हैं, आप देखें कि इमरान खान साहब और गवर्नमेंट के लहजे में भी उतनी ही सख्ती और तेजी आती जा रही है। बिल्कुल। अभी आपने कल उनका इंटरव्यू सुना होगा इमरान खान साहब का। जी जी जी। और जितने कॉन्फिडेंस से उन्होंने बात की कि अगर मुझसे कोई इस्तीफा मांगने के लिए आता तो मैं उन्हें खड़े खड़े उनसे इस्तीफा ले लेता। मैंने उसको इंटरप्रेट इस तरह किया कि इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं इस वक्त और अपने जो रिलेशंस हैं उनके और इस्टेब्लिशमेंट के, उसमें इतना एक दोनों में हम आहंगी है कि वो समझते हैं कि मैं ऐसी बात भी कर सकता हूँ और उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा और कोई बुरा नहीं मानेगा और ठीक बात है। वो इससे पहले के लीडर जो थे वो कभी इस तरह की डायरेक्ट ओपन चैलेंज नहीं करते थे। एक दफ़ा मेरा ख्याल है शायद जरदारी साहब ने किया था तो फिर वो मुल्क छोड़ के भाग गए थे। लेकिन ये कि जितना के अपोजिशन प्रेशर डाल रही है उतना ही गवर्नमेंट भी सख्ती और कॉन्फिडेंट फील कर रही है। और आए जी देखते हैं, हम आपको देखेंगे। एक बात का ख्याल रखना है, इनको करने दे जो ये जुलूस जलसे हंगामे करते हैं, हंगामा नहीं जुलूस जलसे अपना इनका राइट है करें। लेकिन अगर हंगामा आ रही और गाड़ियों में पत्थर लेके आएंगे वो उसकी इजाजत मेरा ख्याल है ना मिलेगी और ना मिलनी चाहिए। और ये मामला चले जिस तरह चलता है, लेकिन असल तो बात वही है कि मार्च से पहले इतना अफरा तफरी कर दी जाए कि जी वो ये तो इनके लिए खुदकुशी का समा अपने लिए पैदा कर रहे हैं। क्या मतलब नतीजा इसका क्या निकलेगा? ऐसा बहुत बहुत इनके लिए तो मुश्किलात हैं। और मौलाना साहब की सियासत जो है वो तो हारून साहब ने बिल्कुल बताया कि वो तकरीबन वाइप आउट हो चुके हैं। उनके पास तो एक ही रास्ता है कि सब इस्तीफा दें दोबारा इलेक्शन कराएं। तरह तो जल्दी इलेक्शन नहीं होते अगर आप जबरदस्ती करके हंगामा करके अफरा तफरी फैला के फौज को बुलाना चाहते हैं तो फौज आके फिर क्या इलेक्शन कराएगी? मेरा ख्याल है ये पोजीशन अभी क्लियर होगी, लेकिन असल जो टारगेट है वही है कि सेनेट के इलेक्शन ना होने दिए जाए और इमरान खान साहब की पार्टी जो है ना मजबूत ना हो। यानी कि मार्च का महीना क्रूशियल है। लेकिन हारून साहब, जिस तरह से शाहीन साहब भाई साहब बात कर रहे हैं, मगर बज़ाहिर तो ऐसा महसूस होता है कि ऑपोजिशन सियासी खुदकुशी करने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। इमरान खान साहब से हुकूमत चाहिए उन्हें वापस। वो चाहते हैं कि सिर्फ ये बंदा कुर्सी से हट जाए, चाहे इसका नतीजा हमको किसी सूरत में भी भुगतना पड़े। देखिए, गुजारा ये है कि 2-3 चीजों पे वो जोर दे रहे हैं। वो चाहिए, पहला मौका नहीं है, 5-6 दफा ऐसा हुआ, 93 में भी हुआ, तो उसके बाद भी बाद मौके पे हुआ, 96 में भी हुआ। मुकाबला तो ये मैदान में नहीं करते, भाग जाते हैं। आपको याद है जद्दा भाग गए थे, फिर बना के भाग गए। शहबाज शरीफ पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर थे तो कमर की तकलीफ का बहाना बना के भाग गए। और ये किन चीजों पे जोर दे? अदलिया को आजाद होना चाहिए, अदलिया पे दबाव नहीं होना चाहिए। अदलिया ने आपके खिलाफ एक फैसला दिया है, आपसे कहा कि आके पेश हो, आप पेश नहीं हुआ। आपने पार्लियामेंट पे उस पे सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। आप वही लोग हैं जिन्होंने जस्टिस क्यूम को सबक पढ़ाया था और उन्होंने एग्री किया था, उसकी टेप मौजूद है कि जो भाईजान जो कहेंगे, जिस तरह खुश होंगे मैं वही करूंगा। जफर रहमान उनसे बात कर रहे थे। फिर ये कहते हैं फेयर इलेक्शन। 90 के इलेक्शन फेयर थे क्या? फौज और खुफिया एजेंसियां इनके पीछे खड़ी हुई थी। 96 के इलेक्शन में शाम तक हमें बताया जाता रहा
कि 25% से ज्यादा वोट कास्ट नहीं हुए। जब गिने गए तो वो दुगने थे, क्योंकि वो तो लोगों को अंदाजा हो चुका था कि बेनजीर को जीतने नहीं दिया जाएगा। इसके मुकाबले में 93 के इलेक्शन उससे बदरजा बेहतर थे, बहुत मामूली मार्जिन से बेनजीर जीती थी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक ऐसी ज़हनी कैफियत में पहुंच चुके हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन में, जहां ने कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा। लेकिन मामले के दूसरे पहलू हैं। देखिए, कौन चाहता है पाकिस्तान में अफरा-तफरी? मैं इमरान खान से बहुत सी चीजों से डिसएग्री करता हूँ, आपको पता है। मैं उनके तर्ज हुकूमत का हामी नहीं, मैं उनकी कैबिनेट की तश्कील का हामी नहीं, मैं उनके वज़रा आला का हामी नहीं जो उन्होंने मुकर्रर किए हैं। मगर इस वक्त अफरा तफरी इंडिया चाहता है। मैं इस प्रोग्राम में कई हफ्ते से पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि कराची में होगा, फिर वाराना होगा, कबायली इलाके में होगा, 3 जगह पे अफरा तफरी का इम्कान है। बलूचिस्तान में भी करने की कोशिश करेंगे भारत की तरफ से। इंडिया चाहता है, अमेरिका चाहता है। अमेरिका क्यों चाहता है? सी पैक की वजह से। अब इंडिया तो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, उसका ऐलान करता रहता है वो, और उन्होंने कभी इसको छुपाया नहीं है। सी पैक से दुनिया जो बदलने जा रही है, इस खित्ते की सारी सियासत बदल जाएगी बुनियादी तौर पर। तो अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसमें उस सतह पर इन्वॉल्व हो, आपके ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएं और दूसरी चीजें हो जाएं, और एक नया ब्लॉक दुनिया में वजूद में आ जाए। और चीन जो है वो जिस तेजी के साथ उभर रहा है, और अमेरिका में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, अभी शाहीन साहब से दरख्वास्त करेंगे अमेरिका की जो सूरत है उस पर बात करें। जी जी। तो इस लिहाज से अमरीकी भी नाखुश हैं। आपको याद है बेनजीर की और नवाज शरीफ के मुज़ाकरात MI6 ने कराए थे, बज़ाहिर उसने कराए थे अपना फॉरेन ऑफिस ने और कंडोलीजा राइस ने, मगर MI6 दरअसल कंडक्ट कर रही थी। तो ये बहुत से मसाइल हैं। देखिए, अगर तो ठंडे दिल से प्लानिंग से चला गया, लोग नहीं चाहते अफरा तफरी, ये मैं आपको बता दूं। चंद पार्टियों से नून लीग के लोग नहीं निकलेंगे, पीपल्स पार्टी के सवाल ही पैदा नहीं होता निकले, तो सिंध की हुकूमत को दाव पे नहीं लगाएंगे। आम लोग नहीं निकलेंगे। आम लोग अब ये जलसों जुलूसों का, एहतजाज का, मुजाहरों का कल्चर खत्म होगा। मदारिस के लोगों को अगर वो ले आएंगे तो कितनी बार ले आएंगे। और उसमें एक और बहुत अहम नुकता है, मदारिस को नेशनलाइज किया जा सकता है। ठीक, ये एक बड़ी चीज़ हो जाएगी जिसके ऊपर कई दफ़ा मेरे ख्याल में हारून साहब बाकायदा तौर पे बात भी हो चुकी है। लेकिन शाहीन साहब, भाई साहब, जिस तरह से हारून साहब ने परवेज़ रशीद साहब से मुतालिक बात का, जिस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं हालिया दिनों में, उसके ऊपर तो कहा जाता है कि नून लीग खासतौर पर नवाज शरीफ जो हैं, ये तो अदालतों के सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं, तो इंसाफ ना मिलने वाली तो बात हो ही नहीं सकती। फिर इमरान खान साहब ये कहते हैं, जिस तरह हारून साहब ने इस बात को कहा और कई दिनों से प्रोग्राम मुकाबले में ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी है, कराची को ले लें, बलूचिस्तान को ले लें, जहाँ जहाँ भी होगी उसमें भारत इन्वॉल्व होगा। तो ये तो नवाज शरीफ साहब, ऐसा फिर इमरान खान साहब की बात को कोट किया जा सकता है कि मोदी सरकार का बयानिया लेकर चल रहे हैं। कल भी एक जगह ये बात हो रही थी कि गद्दार लोगों को नहीं कहना चाहिए। चले, ये लफ्ज गद्दार का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए किसी के लिए भी, लेकिन जो एजेंडा है वो तो सबके सामने जाहिर है जी। एजेंडा अगर मोदी का ये है कि जी, और बिल्कुल है और सब जानते हैं कि है, कि पाकिस्तान में जितनी अफरा तफरी हो, जितनी टेररिज्म हो, जो जितनी गड़बड़ हो सकती है हो, और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, फौज को डिस्टेबलाइज करें, यानी सबसे बड़ी उनकी जो है कि किसी तरह फौज इनकी कमजोर हो, तो वो अगर वही एजेंडा लेके नवाज शरीफ चलेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? दोनों एक ही पेज पे आ गए वो तो। कल मैं सुन रहा था मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि जी जो गद्दार जिनको कहा जा रहा है वो असली मुहिब्बे वतन है, और जो मुहिब्बे वतन जिनको कहा जा रहा है पाकिस्तान में वो गद्दार है। अब आप ये बयान उन्होंने दिया, मैं तो हर चक्कर में आ गया। मैंने कहा अगर ये बात उनकी सुने और समझी जाए और मानी जाए तो फिर तो पूरा पाकिस्तान गद्दार है और ये वतन है। किस किस्म की बात ये कर रहे हैं, यानी आपस से बाहर हो रहे हैं एक तरह से, और समझ नहीं आ रहे इनको करें क्या और किस तरह करें और इससे मुकाबला कैसे करें। बाकी ये कि खत्ते की जो सूरत हाल है, इंटरनेशनल जो सूरत हाल है, वो बिल्कुल हारून साहब ने सही कही कि हर तरफ से प्रॉब्लम जो है, हमारे अमेरिका में तो और अब नए प्रॉब्लम्स खड़े हो गए हैं जी। और अब कुछ महीने तक अभी बात जैसे आपने कहा करेंगे,
कि यहाँ पे तो बहुत एक तरह से अफरा तफरी यहाँ भी एक तरह से फैल रही है। सही। तो यानी इस सूरत हाल में पाकिस्तान को बड़े सोच समझ के और बड़े तरीके से अपने आप को सब इकट्ठा मिल के एक जॉइंट कलेक्टिव थिंकिंग करके और फिर चलना है। अनफॉर्चुनेटली शाहीन साहब भाई साहब, इस किस्म की चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी, अगर पे इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर तो शाहीन साहब भाई साहब से यकीन तौर पर तजिया लेंगे, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, कराची के हवाले से ख़ास तौर पर बात करेंगे, जो हमारा इकॉनमिक हब है पाकिस्तान के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है कराची में, वहाँ पर एक नई कशमकश शुरू हो गई है MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? छोटी सी ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करूंगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद है, शाहीन साहब भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हारून साहब, हम पाकिस्तान के अंदर कशमकश की बात कर रहे थे, अफरा तफरी की बात कर रहे थे। एक अफरा तफरी अब हमें कराची शहर के अंदर भी नज़र आ रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है ना सिंध की तरक्की मुमकिन है जब तक पीपल्स पार्टी मौजूद रहेगी, ना ही हम लोग गुजारा कर सकते हैं, हमें एक अलग सूबा चाहिए। मगर पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि MQM एक फाशिस्ट तंजीम है, ये उनके अल्फाज हैं सईद गनी साहब ने जो इस्तेमाल किए, मगर इसके साथ साथ कहते हैं कि PTI भी चूंकि कराची के अंदर मौजूद है तो PTI खुद एक नई MQM है। MQM एक फाशिस्ट तंजीम थी, इसमें कोई शुबह नहीं है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी एक फाशिस्ट तंजीम नहीं थी? क्या उसने अमन कमेटी नहीं बनाई थी? क्या उज़ैर बलोच से उनके ताल्लुकात नहीं थे? क्या उनके वजीर दाखिला ने ये नहीं कहा था कि हम 2 लाख लाइसेंस हमने जारी किए हैं, रोज शादियों पर हवाई फायरिंग के लिए नहीं दिए हैं? तो कितनी इनके लोग जो हैं, इनके वज़रा की गाड़ियां जो है इल्ज़ाम था कि असला की स्मगलिंग में इस्तेमाल होती हैं, करप्शन की हद कर दी। लेकिन सबसे अहम पहलू ये है कि कराची को पहले तो दहशतगर्दी ने तबाह किया और उसके सारे अवामल आश्कार हैं। एक शदीद एहसास महरूमी पैदा हुआ, उसको एक्सप्लॉइट किया लोकल्स ने भी, क्रिमिनल्स ने भी, माफियाज ने भी, इंडिया ने भी, राह ने भी। लेकिन अब वो शहर को खंडर बना दिया गया है, यानी 45% पूरे मुल्क का टैक्स कराची से वसूल होता है, जो कराची के शहरी, सनतकार और ताजर और मुलाजिम पेशा लोग अदा करते हैं। वैसे कलेक्शन तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो मुल्क का दूसरे हिस्सों का भी, उसमें सूबों का भी उसमें हिस्सा है जी। अब ये कराची में कोई पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, उससे नफरत एक तरह की इन्हें है, एक क्या कहना चाहिए, हसद है कराची से, इसलिए कि कराची के लोग कारोबारी सलाहियत गैर मामूली रखते हैं, तालीम उनमें ज्यादा है, रिफ्लेक्सेस उनके तेज हैं, वो जदीद जिंदगी से ज्यादा हम आहंग है। अब पहले तो कोटा एक बनाया गया, फिर कोटे में ये जुल्म किया गया कि भाई बजाय इसके कि आप इंटीरियर सिंध को उठाएं, उनकी तालीमी हालत बेहतर बनाएं, उन्हें बराबर लाएं कराची शहर के। अच्छा, अब ये है कि वो कोटे में भी उन्हें कोई मुलाजमत नहीं मिलती, दही सिंध के लोगों के सर्टिफिकेट बना दिए जाते हैं और कराची को सोच समझ के तबाह किया जा रहा है। इस पे बहुत रद्द अमल होगा। वो जो सूबे की जो बात कर रहे हैं, ये उसी का रद्द अमल है। देखिए, सूबा तो मुझे फौरी बनता नजर नहीं आता, अगरचे बने तो उसे कोई ये नहीं कहा जा सकता कि अखलाकी जवाब नहीं होगा, लेकिन मुश्किल है सिंध असम्बली से और वफाकी असम्बली से उसका मंजूर होना। लिहाजा मुझे तो ये लगता है ना पार्लियामेंट इस मसले को हल करेगी, ना सियासी जमातें आपस में हल करेंगी। 1100 अरब का पैकेज जरूर मंजूर हो गया, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा। अगर तो उस पर काम शुरू हो जाए तो कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन मुस्तकिल तौर पे मसला हल नहीं होगा। मेरी गुजारिश ये है, मेरी शाहीन साहब से दरखास्त है, इसमें तबसरा करें, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस मसले को हल कर सकती है, उसके पास इख्तियारात हैं, वो दखल दे और पाबंद करे सूबाई हुकूमत को कि इतना रुपया इन मंसूबों पर K4 पे, पानी की फराहमी पे, ट्रांसपोर्ट पे, सर्कुलर रेलवे पे, कूड़ा उठाने पे, मुलाजमतें फराहम करने में और दूसरे जो जरूरी शहरी मसाले उनको हल करने पे सर्व होगा।
इसके बगैर कोई इम्कान नजर नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन शाहीन साहब हमें तो एक मुस्तकिल हल चाहिए, जो कि हमें जिस तरह से हारून साहब ने कहा वो नजर भी नहीं आ रहा और मिलता हुआ महसूस भी नहीं हो रहा। सर्कुलर रेलवे की जो बात हारून साहब ने की है उस पर भी हम देख रहे हैं कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हुई, हालांकि बड़े वाज़ेह अहकामात थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो आप क्या समझते हैं इसका मुसलसल और मुस्तकिल हल किस तरह से निकाला जा सकता है? देखिए, हारून साहब बात तो ठीक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए और उनके ऑर्डर देने चाहिए और उनको मजबूर करना चाहिए, मगर काम जो करने वाली पार्टीज हैं वो तो यही लोग हैं ना जी। सिंध गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, उनके साथ आप एमकेएम को मिला लें, अगर वो शरीक नहीं है तो बहुत गड़बड़ होगी। अगर उनको भी शरीक कर लिया जाए तो तीनों मिलकर कुछ करें तो शायद हो जाए। लगता ये नहीं है आपस में, अब जैसा कि हो रहा है एमकेएम और सिंध गवर्नमेंट लड़ रहे हैं। इधर फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे तो अनाउंस कर दिए, लेकिन अब समझ में नहीं आ रही कि उसको खर्च कौन करेगा और किस तरह करेगा। तो ये बात आपने ठीक की कि जी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे दे, जैसे अभी कह रही थी आपके पहले ऑर्डर दिए थे उस पर अमल नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? या तो ऑर्डर दें वो इस तरह का जी, अगर आप ये नहीं किया तो फिर सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, इसको फिर कोई जवाब नहीं होगा इसको रहने का, इसको हटा के फिर कोई और इंतजाम करना पड़ेगा ताकि ये काम हो। क्योंकि कराची को इस तरह आप नहीं छोड़ सकते कि आपने खंडर बना दिया, टैक्स आप लेते जाएं उनसे और खंडर बना दिया और आप फिर आपस में लड़ाइयाँ करते रहे और कोई काम करने को तैयार ना हो। तो ये जो है मसला हल करने का है और ये सब ने बैठ के हल करना है। मेरा ख्याल है इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का है और आर्मी का है। उन्होंने हर जगह पे जाके आर्मी ने कराची को ठीक भी आर्मी ने किया, रेंजर्स ने और आर्मी ने मिलकर नवाज शरीफ के ज़माने में जब बहुत गड़बड़ थी। अब भी हर चीज़ में वो आर्मी जाती है, कचरा साफ करने के लिए आर्मी को आप भेज देते हैं। तो ये भी उनका एक तरीके से उनके ऊपर एक फर्ज बन गया है कि जी ये इन सबको या तो इकट्ठा बिठाएं या जो इनमें सबसे बड़ी गड़बड़ कर रहा है और जो रुकावट बना हुआ है उसको साइड में करें और ये काम ठीक कराने की कोशिश करें। ये कराची का मसला इस तरह से आप नहीं छोड़ सकते कि जी अब वो कचरा कुंडी बना रहे और सब अपनी अपनी हुकूमतें चलाते रहे और कुछ भी ना हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन हारून साहब अभी एनडीए में नाले साफ करने गई थी फौज, वहां पर गई थी, सियासत तो इस बात पे भी शुरू हो गई थी कि नाले फौज ने इतने साफ किए वो फिर गंद से भर गए। अगर अमल दखल फौज का इस मामले में भी हो गया तो फिर कराची की पार्टीज के अंदर या सियासत के अंदर तो एक और नया महाज खुल जाएगा। देखिए, गुजारिश ये है, मैं कई दफा आपसे अर्ज कर चुका, इन सब को जाना है ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, इंक्लूडिंग पीटीआई। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी, शाहीन साहब से पूछें कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें हर सतह पे मुंतखब लोग होते हैं, उसमें कोई लेगेसी नहीं होती। एक्सेप्शनली ऐसा होता है कि एक खानदान का कोई आदमी इलेक्ट हुआ, उसके बाद भी उस खानदान का कोई आदमी इलेक्ट हो जाए, वो पार्टी की सैंक्शन से होता है। हर इलाके के उम्मीदवार वहां के डेलीगेट्स तय करते हैं। पार्टी में पॉलिसियों की तश्कील जो है वो पार्टी में डिबेट के बहस मुबाहिसे के नतीजे में होती है, प्रायोरिटीज तय की जाती हैं। जमहूरियत का बुनियादी अदारा सियासी पार्टी है, पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट सियासी पार्टियों से वजूद में आती है। आपने जागीरदारों को छूट दे रखी है कि वो टैक्स न दें, वो 50 करोड़ रुपए का आम का बाग बेचे मगर उस पर टैक्स नहीं होगा। आप सिविल सर्विस से काम नहीं ले सकते। आप सियासी पार्टियां जो हैं वो बाप है और बेटा है, बेगम है और बहू है और दामाद है और जनाब फिर उसकी औलाद है। एक पार्टी नहीं है, कई पार्टियों में है। पीपल्स पार्टी में तो खास तौर पे है, बाकी पार्टियों का भी यही हाल है। एक आध के सिवा जमात इस्लामी में इलेक्शन होते हैं, बेशक वो महदूद पार्टी है मगर वो प्रॉपर अपने इलेक्शन कराते हैं, जो भी उनका निज़ाम है। उसमें कोई विरासत नहीं होती, उसमें 100 एतराज़ात उस पर हो सकते हैं। ये पार्टियां नहीं रहेंगी अगर इस मुल्क को जमहूरी खतूत पे चलाना है, अगर इसको तरक्की देनी है। 90s में हमने तारीख साज मौका खो दिया आईटी में जाने का। हम इस वक्त $50 बिलियन अर्न कर रहे होते। कितनी दफा हमने कानकनी के मौके जाया किए हैं, $500 मिलियन में जरदारी साहब ने दे दिया। ये एक नीम जागीरदाराना, नीम कबायली तर्ज हुकूमत है और ये नीम कबायली सियासी पार्टियां हैं, जिसमें ये पूछे अपना आपको से भाई सब सुन रहे हैं।
जी ये है कि ये मैं बहुत लंबी बात कर दी, मैं माफी चाहता हूँ। ये सियासी पार्टियां और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। सियासी पार्टियां तो होनी चाहिए, ये कोई कबायली माशरा नहीं है कि बगैर सियासी पार्टियों के हो, लेकिन उनकी जमहूरी तश्कील होनी चाहिए। ये मजाक अब खत्म होना चाहिए। इसमें जो भी मुदाखलत करे, अव्वल तो ये सारी कौम की जिम्मेदारी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है। हम इक़्तिदार की पॉसिबिलिटीज पे और झगड़ों पे तो बहुत बात करते हैं, मगर सियासी जमातों की तश्कील पे जितनी बात हमें करनी चाहिए हम नहीं करते। ठीक है सर भाई साहब, हम हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरी पार्टियों की बात करते हैं। ये जमहूरी पार्टियां होती कैसे हैं, इनकी तश्कील कैसे होती है, जमहूरी खतूत पर ये कैसे चलती हैं, ये तो जरा विजन हमारा क्लियर करें। जी बिल्कुल, ये सही कहा हारून साहब ने कि जमहूरियत असल में होती है बिल्कुल बेस ग्राउंड लेवल पे। आप कह रहे हैं कि सियासी पार्टियां तो यहाँ पे जमहूरियत का जो तस्वुर है, मैं जहाँ अमेरिका में हूँ कई साल से देख रहा हूँ, हर काउंटी में, हर काउंसिल में, हर एजुकेशन के बोर्ड में, हत्ता कि पुलिस का जो शेरिफ है यहाँ का, वो भी इलेक्टेड होता है, उसके इंतखाब होते हैं और हर सब लोग मिलकर इंतखाब करते हैं। अगर किसी काउंटी ने कोई एक पुल बनाना होता है तो उसकी मीटिंग बुलाते हैं और लोगों को बुलाते हैं, उनसे वो पूछते हैं और फिर उसके बाद आपस में पार्टी की मीटिंग होती है और जब एग्रीमेंट हो जाता है फिर वो प्रोजेक्ट शुरू होता है। हर चीज में ग्राउंड से लेके आप खड़ी करते हैं और ऊपर तक जाके फिर वो एक स्ट्रक्चर बनता है और वो सही जमहूरी स्ट्रक्चर है। जो लोग चाहते हैं वो होता है। अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं सदर के, हम तो सब गौर कर रहे हैं कि 3 नवंबर को सदर का इंतखाब होगा। उस बैलेट पेपर में मैंने देखा है वो कुछ 6 ऐसे रेफरेंडम है, हर स्टेट में अलग अलग इश्यूज पे रेफरेंडम लोग करेंगे, उसमें वोट देंगे। हमारे जो स्टेट है इसमें 6 रेफरेंडम होंगे कि आपने ये चाहते हैं या नहीं चाहते, ये चाहते हैं नहीं चाहते, लोकल इश्यूज पे। और जब उसका रिजल्ट आएगा तो फिर अगली जो हुकूमत है, पार्टी है, उसके मुताबिक अपना बनाएंगी। ये जमहूरियत इस तरह की होती है। अब हमारे यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक जागीरदाराना सिस्टम है और पॉलिटिकल पार्टीज में बिल्कुल जमहूरियत नहीं है, ये एक खानदानी बना हुआ है सिस्टम। इमरान खान साहब ने आके थोड़ा बहुत उसको हिलाया है जी। पहले 2 पार्टी सिस्टम था, अब एक 3 पार्टी सिस्टम है, लेकिन इमरान खान साहब अकेले हैं। उनकी पार्टी, अगर इमरान खान साहब हट जाएं तो उनकी पार्टी का क्या हश्र होगा ये अभी किसी को नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये कि चले उन्होंने पुराने सिस्टम को थोड़ा बहुत शेकअप तो किया है बिल्कुल। लेकिन ये कि इन पार्टीज में लाएगा कौन जमहूरियत? हारून साहब, इन पार्टीज को कैसे आप मजबूर करेंगे कि ये इलेक्शन कराएं और नीचे से आने? इतने बड़े बड़े जो हम समझते हैं लीडर हैं और बड़े बड़े दानिश्वर हैं जैसे एतजाज हसन है, ये वो जब जाके और एक बच्चे के सामने हाजिर होके और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं और जो वो कहते हैं वो मानना शुरू कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं, तो ये तो एक मेरा ख्याल है कि हमारे सिस्टम में जमहूरियत नहीं है अभी तक। ठीक, मगर इसको हटा भी नहीं सकते ना। इसको हटा के हम लाएं क्या करें? यानी यही मजबूरी है कि इसको भी अगर हटा दे तो फिर तो आगे सीधे जो मार्शल लॉ के दौर रहे वो भी कोई हमें इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें नहीं देके गए। लेकिन ये कि फिर अब मजबूरी है, इसको ही बेहतर करना है, तरीके से करना है। लेकिन यही है जैसे इमरान खान साहब आए, इन्होंने सिस्टम को शेक किया है, तो बाकी पार्टियों में भी कुछ लोगों को खड़े होने चाहिए, कुछ हिम्मत दिखाएं। हारून साहब, आप इस पे कोई कमेंट करेंगे? फिर मैं आगे ब्यूरोक्रेसी की स्टोरी पे पढ़ूंगी। देखिए, चीजें तो बतदरीज ही बेहतर होती हैं। कायद-ए-आज़म से जब पूछा गया, बिल्कुल पाकिस्तान बनना यकीनी हो गया, तो उनके दोस्त ने पूछा कायद-ए-आज़म, डू यू रियली बिलीव इट विल बिकम ए नेशन? इट मे टेक 50 years। ही सेड नो, 100 years। देखिए ना, अमेरिका में भी 89 years के बाद खाना जंगी हो गई थी। 1776 में आजाद हुआ और 1859 में या 57-6 में खाना जंगी हो गई और 15 लाख आदमी मर गए। कौमें इसी अदबार से गुजरती हैं, लेकिन उसूलों पे समझौता नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा तरीका है ना कि बिलावल ने आज बड़ी अच्छी तकरीर कर दी, आज जरदारी साहब ने कमाल कर दिया, नवाज शरीफ साहब की फलां बात बिल्कुल ठीक है। भाई, हम इनके कोई गुलाम है, इनकी कोई राय है? अगर मीडिया अपना रोल ठीक प्ले करे, उस मरूबियत से और खुए गुलामी से निकल जाए जिसमें हम मुब्तला हैं, और कि किसी एक लीडर की हमायत या मुखालफत न करें, इश्यू टू इश्यू ओपिनियन दें, तो मीडिया भी बड़ा रोल प्ले कर सकता है।
दूसरे फाल तबका की बदकिस्मती से अब वकीलों ने एक हुकूमत के खिलाफ तहरीक में तायद का ऐलान कर दिया बगैर सोचे समझे। तो ये फाल तबकात की जिम्मेदारी है। कौमें ही मुल्कों की मुहाफ़िज़ होती हैं, फौज नहीं होती, हुकूमत नहीं होती। ये तो गनीमत है कि हमारी एक ऐसी मॉडर्न फौज वजूद में आ गई है जिसने मुल्क को जोड़ रखा है। लेकिन बहरहाल इसके लिए सरतोड़ स्ट्रगल करनी होगी। और मैं आपको बड़ी अच्छी खबर दे रहा हूं कि लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, इस वक्त खामोशी से कर रहे हैं। ठीक। और नई पॉलिटिकल पार्टी जरूर बनेंगी, वो उस तरह की नहीं होनी चाहिए जो जिसमें विरासत हो, ये हो। 20% लोगों ने कह दिया हम अगले इलेक्शन में पीटीआई को और पीपल्स नून लीग को वोट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी तो पहले खत्म हो चुकी। ठीक है, एक मसलसल स्ट्रगल है, मसलसल स्ट्रगल है और इसके बगैर कौमें सुरखरू नहीं। ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे, जिस तरह से अमेरिका से मुतालिक बात चल निकली है, अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाब से मुतालिक तफसील से बात करेंगे। शाहीन साहब साहब का तजिया भी हासिल करेंगे और जो भी इलेक्ट होता है उसकी पाकिस्तान के साथ या दीगर इस्लामी ममालिक है उनके हवाले से क्या पॉलिसी होगी। मगर इसके साथ साथ पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर उखाड़ पिछाड़ है उसके ऊपर भी तफसील से हारून साहब से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान से मुतालिक कुछ और भी खबरें हैं जिनको हिस्सा बनाएंगे प्रोग्राम का, मगर उससे पहले शाहीन साहब साहब की तरफ चलते हैं। सर, आपने भी अमेरिका के सदारती इंतखाब के हवाले से बात की, हारून साहब ने भी, और तकरीबन हम सबको इंतज़ार है सदारती इंतखाब का कि उसके क्या रिजल्ट सामने आते हैं। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप और उनके अहलिया खुद कोरोना से मुतासर हो चुके हुए हैं, उनकी कैंपेन कितनी मुतासर हो सकती है, जो बाइडन के कितने चांसेस हैं, क्योंकि पिछले दिनों यही तमाम चीज़ें सामने आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत का ग्राफ अब जो बाइडन के नतीजे में कहीं ज्यादा आगे जा रहा है, तो वहां पर क्या हालात आप बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये आज की जो खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद और उनकी बेगम जो है वो फर्स्ट लेडी भी अब कोरोना में इफेक्ट हो गई हैं जी। ये बहुत बड़ी खबर है और इससे बहुत असर होगा पूरी कैंपेन में। क्योंकि एक तो सिर्फ 1 महीना रह गया है इलेक्शन में। 3 नवंबर को इलेक्शन होना है, आज 2 नवंबर तो गुजर गई। अब 1 महीने जी अक्टूबर 3 नवंबर को इलेक्शन है, आज 2 अक्टूबर। तो 1 महीने में अब ट्रंप साहब और उनकी जो बहुत सारे और भी लीडर हैं जो व्हाइट हाउस के अंदर है, उनको भी अब क्वारंटीन होना पड़ रहा है। और ये सब के सब अब कैंपेन से तो ये तकरीबन बहुत इनका नुकसान होगा। ये बाहर तकरीबन हो गए कि कैंपेन तो नहीं कर सकते। कई रैलीज जो है वो अब कैंसिल हो चुकी हैं ऑलरेडी, जो उन्होंने अनाउंस की थी। तो ये एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस इलेक्शन पे। खुद इस इलेक्शन में जैसा आपने कहा कि जी ट्रंप साहब आगे जा रहे थे, कई पोल्स हैं जिसमें कि ट्रंप आगे हैं और कई पोल्स आते हैं जिसमें कि बाइडन आगे हैं। तो ये अभी एक बराबरी का और बड़ा कांटे का मुकाबला है। लेकिन अब इसके बाद ट्रंप अगर नहीं कर सके और लोगों ने उनकी असल जो इलेक्शन हो रहा है वो इसी बात पे हो रहा है कि इन्होंने कोरोना को हैंडल कैसे किया, बहुत मिस हैंडल किया। उन्होंने शुरू से कहा कि ये कोई चीज़ नहीं है, ये उड़ जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये आप इंजेक्शन लगा लें या आप ब्लीच पी लें, ये करें। मजाक एक तरह से उन्होंने इसका उड़ाया और अब आखिरी दिनों में उनके ऊपर ये खुद आ गई मुसीबत। उनकी जो पॉलिसीज हैं अगर ये हट जाते हैं, यानी बाइडन साहब आ जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा पूरी चेंज का। क्योंकि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो ट्रंप ने बहुत पुश कर करके आगे मामला को बढ़ाया। और अब ये पता नहीं कि डेमोक्रेट अगर बाइडन आते हैं तो वो क्या पॉलिसी लेते हैं, वो एक मसला रुकेगा। इसी तरह ट्रंप ने जो आपने देखा होगा कि अरब और इजराइल के मामले में बहुत अरब को पुश किया कि वो करें, इंडिया को साथ मिलाया। अब हमारे कुछ पार्टीज जो है वो उस कैंप में जा रही हैं, कुछ पार्टीज जो है अब जैसा हारून साहब ने शुरू में कहा कि चाइना का और हमारा ईरान का और ये सब जो एक मुफाहमत हो रही है आपस में, यहाँ पे इसको पसंद नहीं करते लोग। और ट्रंप के जाने के बाद फिर ये सारा मसला भी फिर दोबारा उठेगा और
डेमोक्रेटिक पार्टी का क्या उस पर रोल होगा। तो ये सारे अब यहाँ पे भी एक अफरा तफरी का एक सीन बनता जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। खुद ट्रम्प साहब ने इलेक्शन को इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया है कि वो शुरू से कह रहे हैं कि रिगिंग होगी। पहले दिन से वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी आप बाय वोट मेल, यानी आप डाक के जरिए वोट न डालें क्योंकि इसमें रिगिंग होती है और मैं नहीं मानूंगा। और अदालतों में उन्होंने कहा मैं ले जाऊंगा, और अदालत में उन्होंने अपनी पसंद की एक सुप्रीम कोर्ट की जज भी लगा दी है। जी हाँ, उन्होंने एक अपनी पसंद की लगा दी है, और अब सुप्रीम कोर्ट में इनके फेवर के जज ज्यादा हैं। वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा और कई महीने उसमें लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा। तो ये यहाँ पे काफी अफरा तफरी का माहौल बनता जा रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रही। स्टॉक एक्सचेंज जो है आज भी बहुत गिरा है, और भी आगे चल के देखते हैं कि क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि ये गड़बड़ जो है ना अमेरिका के लिए भी और दुनिया के जो अहम स्पॉट्स हैं वहाँ उनके लिए भी ये बहुत नुकसानदेह होगी। ठीक ठीक, हारून साहब आपका भी कमेंट चाहूंगी इसी के ऊपर। मेरा ख्याल है बात उन्होंने मुकम्मल कर दिया। अफगानिस्तान पे उसके असरात होंगे, ईरान पे होंगे, क्योंकि यूरोपीय ममालिक तो उस माहदे से बाहर नहीं निकले। जो एटमी माहदा उन्होंने एक तरफ तोड़ दिया था। पाकिस्तान पे भी उसके असरात होंगे। अफगानिस्तान में मालूम नहीं, जो बाइडन साहब शायद कोई स्टे करना चाहें, अगरचे तारीख के पहिए को उल्टा तो नहीं घुमाया जा सकता। मेरा ख्याल है उस पर आ जाएं अब आप अजरबैजान पे। बिल्कुल जी, उसी के ऊपर बात कंटिन्यू कर लेते हैं हारून साहब। देखिए ये जो दुश्मनी है ना आर्मीनिया की और अजरबैजान की, इसकी तारीख में जड़ें बहुत गहरी हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मुसलमानों के साथ दो बड़े वाक़यात जो वो हुए, वो इस इलाके की आबादी से उनका ताल्लुक है। एक तो जनाब खालिद बिन वलीद के खिलाफ ने जो जंग लड़ी उनके खिलाफ, यानी फरंगी जिन्हें कहा जाता था, और दूसरी क्या उसके लिए इस्तेमाल की जाती थी, जो दमिश्क में आखिरी जंग हुई उसमें आर्मीनिया के दस्ते सबसे ज्यादा शरीक थे। और एक बड़ा दिलचस्प वाक़या ये है कि अजरबैजान को मुसलमानों ने फतह कर लिया। ये उसी दौर का वाक़या, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के अहद का फौरन बाद था। अजरबैजान को फतह कर लिया तो वहां से शिकायत आई, वहां के बाशिंदों ने लिख के भेजा कि हमें तो कोई वार्निंग नहीं दी गई। चुनांचे एक काजी भेजा गया और उसने फैसला किया कि शहर खाली कर दिया जाए, जिसके बाद एक दिन में अजरबैजान की आबादी की अक्सरियत मुसलमान हो गई। ये कदीम तारीखी आवेदश है। फिर अजरबैजान के लोग ये कहते हैं कि तुर्की के मामले में कि ये दो स्टेट्स हैं लेकिन एक कौम है। पाकिस्तान पे भी इल्जाम आ रहा है, उसने मदद की है, तुर्की पे भी आ रहा है, और जंगबंदी की अपील की है फ्रांस ने भी, रूस ने भी, अमेरिका ने भी, लेकिन रुदवान नहीं मान रहे। ये जंग भी जारी रहेगी, इसलिए कि उसूलन तो कराबाग का जो इलाका है, कोरोना कराबाग का, वो उसका हिस्सा है, मगर उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा था। ये बड़ी दिलचस्प केस स्टडी है कि कैसे 20 साल तक उन्होंने सब्र किया, अपनी इकोनॉमी बेहतर बनाई, अपनी तालीम बेहतर बनाई, हत्ता के 99% से ऊपर ले गए लिटरेसी रेट, और तेल तो वहाँ है बहुत ज्यादा, और अपनी आर्मी बेहतर बनाई। और पाकिस्तान से भी वो असला काफी खरीदते हैं, इसराइल से भी वैसे खरीदा है, और तुर्की ने भी कुछ असला फराहम किया, दूसरे मुल्कों से भी खरीदा है। तो इसमें एक बड़ा सबक है कि अगर आपके साथ कोई मसला दरपेश हो, जैसे हमें कश्मीर का मसला दरपेश है, तो इसमें बहुत तकरीरें करने की बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, शाहीन से भाई साहब आप सर कुछ ऐड करेंगे इसमें, फिर हम ब्यूरोक्रेसी की स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इसमें यहाँ अमेरिका में तो एक तरह से दोनों को उन्होंने कहा है कि जी आप जरा कम करें, लड़ाई झगड़ा कम करें और बातचीत करने की कोशिश करें, और ये बहुत खतरनाक है। अभी तक इन्होंने कोई क्लियर पोजीशन अमेरिका ने नहीं दी है, मगर यह कि तशवीश यहाँ पे भी है, और ये मामला जैसा कि हारून साहब ने कहा बढ़ेगा तो और मजीद हालात खराब होंगे। मेरा ख्याल है आप आगे बात करें। और ठीक है हारून साहब हमारे पास आखिरी 5 मिनट होंगे सर, फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ये जंग तो एक जिसका आपने जिक्र किया, एक जंग पंजाब पुलिस के चीफ को लेकर शुरू हो गई और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर शुरू हो चुकी है, इसका अंजाम क्या होगा?
देखिए, अफसर शाही पे तो पहले दिन से गिरफ्त नहीं रही। घोड़े पे को सवार अगर संभाल ना सके तो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। घोड़े का कसूर नहीं होता, सवार का होता है। एतमाद का रिश्ता कायम ही नहीं हुआ पहले दिन से। लोगों को गिरफ्तार किया गया, अफसर हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, वो नाराज हो गए, उनमें खौफ पैदा हो गया, अंदेशे पैदा हो गए। वो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, वो कोई बुनियादी फैसले नहीं करते। वो देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से हुक्म आए या कैबिनेट से हुक्म आए। तो अब बदकिस्मती से वजीर आला साहब, बज़दार साहब ने वही काम शुरू कर दिया है जो शहबाज शरीफ साहब ने किया था। उनका एक ग्रुप बन गया टीके, एक साहब है ताहिर खुर्शीद, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इफ्तिखार अली साहू उसमें शामिल है। मेजर आजम ने इन लोगों को अलग साइड लाइन पर कर दिया था, डीजी खां के कमिश्नर रह चुके हैं। अब उन्हें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी बना दिया गया। चीफ मिनिस्टर इलेक्शन, वो चीफ मिनिस्टर की जो इंस्पेक्शन टीम होती है उसके सरबराह भी। 18 ग्रेड के 19 डीपीओ लगा दिए गए हैं। इसी तरह 18 डीपीओ लगा दिए गए 18 ग्रेड के, और वो सीनियर अफसरों की इजलास होता है तो वो सदारत वो करते हैं। उससे एक बड़ी बदली फैल रही है और इसकी खराबी की जड़ ये है कि मरकज से चलाना है और अपनी मर्जी का चीफ मिनिस्टर रखना जिसके पास इख्तियारात ना हो। इस पे तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना निचली सतह पे तरक्की का अमल शुरू नहीं हो सकेगा, ढंग से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये सिविल सर्विस ही होती है। यही लोहे की वो कड़ी है जिस पे जैसे मकान जो है वो उसमें सरिये के बगैर नहीं बनता, कंक्रीट का मकान। तो इसको वजीर आजम को तवज्जो देनी होगी, किसी न किसी जिम्मेदार आदमी को इस काम पे लगाना होगा और सिविल सर्विस को मोटिवेट करना होगा और इसके अंदेशे दूर करने होंगे। उसको प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए। भुट्टो साहब के जमाने में जो खत्म हुई थी, मेरी राय ये है कि काफी पेचीदा काम है, लेकिन इसको हालात के रहमो करम पे नहीं छोड़ देने। ठीक है, लेकिन शाहीन साहब भाई साहब, जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो ये कहा गया था कि मेरिट के ऊपर तमाम तकर्रर होंगे। जिन जिन का मेरिट पे भी तकर्रर हुआ है, किसी दूसरी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी देखी गई है, ताल्लुक देखा गया तो उनको हटा दिया गया। ये कैसा मेरिट है? देखिए, ये मेरिट तो आपने ठीक कहा कि कैसा मेरिट है। पिछले 20-25-30 साल में जितने भी टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो पुरानी गवर्नमेंट्स के ही लाए गए हैं और उन्हीं के ज़माने में वो आगे भी रहे। कुछ उनके ख़ास थे, कुछ उनके ज़माने में भर्ती किए गए। तो इन पीटीआई का तो उसमें कोई ना हिस्सा है ना कोई रोल रहा है और इन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है, उनको करना पड़ेगा भी। अब बात यह है कि इनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, उसमें से अच्छे लोग निकालना, उसमें से उन लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनको सपोर्ट करना, ये एक बड़ा मुश्किल काम था जो कि इमरान खान साहब बार बार तजर्बा करके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है अभी तक, खासकर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से है। ठीक, बज़दार साहब के हवाले से एक और पॉलिटिकल एंगल भी उसमें आ जाता है कि अगर उनको हटाया गया तो वो कहते हैं कि फिर एक नई रेस शुरू हो जाएगी पंजाब में और वो फिर हमारे हाथ में बहुत गड़बड़ हो जाएगी और उसको फिर हम कैसे संभालेंगे, अभी हमसे बाकी चीजें नहीं संभल रही। तो इसलिए उनको बिठाया गया है कि ये एक मुस्तकिल बैठे रहें, कम से कम हम काम चलाते रहें और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू चलाते रहें, लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी पूरी तरह अभी तक काबू में नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज उनके लिए अभी भी है और शायद उसको वो कोशिश भी कर रहे हैं कि जी किसी तरीके से उसको हैंडल किया जाए। अपने बहुत सारे लोगों को लाया गया, लेकिन अभी तक मामला कंट्रोल में आ नहीं। बिल्कुल सर, ये तो वक्त बताएगा कि इन तमाम चैलेंजेस से मौजूदा हुकूमत किस तरह से निबर्दाश्त हो सकी है। बहुत शुक्रिया शाहीन से भाई साहब, थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त का हमें ज्वाइन करने के लिए। हारून शीर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपके भी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।